जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवेल के पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि हुओ युहाओ अपनी सेकंड सोल कोर से मिले नई पावर को टेस्ट कर रहा था, तो अब आगे हुओ युहाओ अपना सेकंड सोल कोर कंप्लीट करने के बाद हुओ युहाओ को एक ऐसी रियलाइजेशन होती है जो उसकी फ्यूचर स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। अब उसे किसी फ्लाइंग सोल टूल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ अपनी पावर के दम पर वो आसमान में इतनी स्पीड से मूव कर रहा था कि नॉर्मल सोल मास्टर्स उसकी मूवमेंट को देख भी नहीं सकते थे। जब उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड टेस्ट की तब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड ही नहीं बल्कि उससे भी कई गुना आगे निकल चुका है। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे अगर वो और तेज हो जाए तो स्पेस को भी डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है। इसी मोमेंट पर हुओ युहाओ को बीस्ट गॉड दी तियान की सबसे डेंजरस एबिलिटी का असली सीक्रेट समझ आ गया। पहले उसे लगता था कि स्पेस ट्रैवल सिर्फ बीस्ट गॉड जैसी लेजेंडरी एग्जिस्टेंस ही कर सकती है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि जब किसी एक्सपर्ट की स्पीड और स्पेस लॉज की अंडरस्टैंडिंग एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है तब कोई भी स्पेस को क्रॉस कर सकता है। फिलहाल वो इतना पावरफुल नहीं बना था, लेकिन उसके लिए एक नया रास्ता जरूर खुल चुका था। सेकंड सोल कोर ने उसके सामने कल्टीवेशन का एक बिल्कुल नया गेट खोल दिया था, जहां से वो इस दुनिया के एब्सोल्यूट पीक तक पहुंच सकता था। अपनी नई पावर को साइलेंटली फील करते हुए हुओ युहाओ सिर्फ कुछ ही देर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस कर लेता है। इतनी अनबिलीवेबल स्पीड के बावजूद उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। सन मून एम्पायर के काउंटलेस सोल टूल्स लगातार उस एरिया को स्कैन कर रहे थे, लेकिन किसी को उसकी प्रेजेंस का जरा सा भी पता नहीं चला। इसका रीजन था उसकी अपग्रेडेड इमिटेशन टेक्निक। पहले वो सिर्फ अपनी अपीयरेंस को हाइड करता था, लेकिन अब सेकंड सोल कोर के बाद उसकी इमिटेशन टेक्निक कंप्लीटली इवॉल्व हो चुकी थी। अब वो सिर्फ इनविजिबल नहीं होता था, वो लिटरली हवा का हिस्सा बन सकता था। उसकी बॉडी और ऑरा इतनी परफेक्टली एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो जाती थी कि चाहे स्ट्रॉन्गेस्ट डिटेक्शन सोल टूल हो या किसी पावरफुल एक्सपर्ट का स्पिरिचुअल सेंस, कोई भी उसकी एग्जिस्टेंस फील नहीं कर सकता था। ये एबिलिटी इतनी टेरिफाइंग थी कि बीस्ट गॉड दी तियान भी इसे अचीव नहीं कर सका था। जब हुओ युहाओ बैटलफील्ड के ऊपर से गुजरा तब नीचे का सीन देखकर उसकी आंखें भी सीरियस हो गईं। दिन भर जो टेरिफाइंग बैटल हुई थी उसके निशान अभी भी जमीन पर साफ दिख रहे थे। पूरा एरिया बर्बाद हो चुका था। डार्कनेस और अल्टीमेट आइस की टेरिफाइंग ऑरा अभी भी उस जगह को कवर किए हुए थी। ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रक्शन नहीं थी, ये दो अल्टीमेट पावर्स का कलिजन था, जिसकी वजह से उस एरिया में बहुत लंबे टाइम तक कोई लिविंग क्रीचर सर्वाइव नहीं कर सकता था। सिर्फ जमीन ही नहीं, उसके ऊपर से उड़ने वाले लिविंग बींग्स भी उस डेंजरस ऑरा का शिकार बन सकते थे। लेकिन हुओ युहाओ का मिशन कुछ और था। उसने तुरंत अपना स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट किया। एक इनविजिबल नेट की तरह उसका स्पिरिचुअल पावर पूरे सन मून एम्पायर कैंप में स्प्रेड हो गया। हर टेंट, हर सोल्जर और हर एक्सपर्ट उसके डिटेक्शन के अंदर आ गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसने उस इंसान को लोकेट कर लिया जिसे वो ढूंढ रहा था, और वो थी सूजी। अगले ही पल हुओ युहाओ साइलेंटली आसमान से नीचे उतर गया। उस वक्त सूजी अपने कमांड टेंट के अंदर अकेली बैठी हुई थी। बाहर से देखने पर वो काम लग रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर इमोशंस का तूफान चल रहा था। दिन में हुई बैटल बार बार उसके दिमाग में फ्लैश हो रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि बीस्ट गॉड दी तियान ने हुओ युहाओ को अपनी सोर्ड से डायरेक्टली अटैक किया था। इसी वजह से उसने बिना किसी हेजिटेशन के बीस्ट गॉड के खिलाफ अटैक लॉन्च कर दिया था। बाद में बैटलफील्ड का सिचुएशन उसके कंट्रोल में आ गया था, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिल को परेशान कर रहा था। क्या हुओ युहाओ सच में जिंदा है? अगर वो बच भी गया है तो क्या बीस्ट गॉड के अटैक ने उसे सीरियस इंजरीज दी होंगी? इसी कंफ्यूजन में डूबी सूजी अचानक एक आवाज सुनती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज इतनी क्लियर थी कि उसने तुरंत सिर उठा लिया। कौन है? लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने रियलाइज किया कि ये आवाज टेंट के बाहर से नहीं आई थी, ये सीधा उसके दिमाग के अंदर गुंजी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, टेंट के गार्ड्स फुल अलर्ट हो गए। फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के एलीट मेंबर्स तुरंत अंदर दौड़ पड़े। सभी अपने ह्यूमनॉइड सोल टूल्स पहने हुए थे और बैटल के लिए कम्प्लीटली रेडी थे। मार्शल, क्या हुआ? सूजी ने तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाया और शांत आवाज में बोली, कुछ नहीं, शायद मैंने गलत सुना, सब लोग बाहर जाओ। ऑर्डर्स मिलते ही गार्ड्स ने पूरे टेंट की चेकिंग की, लेकिन उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। आखिरकार सब वापस बाहर चले गए। जैसे ही टेंट फिर से कम्प्लीटली साइलेंट हुआ, सूजी धीरे से अपनी चेयर के हैंडल को दबाती है। अगली ही पल टेंट के आसपास लगा स्पिरिचुअल बैरियर क्वाइटली डीएक्टिवेट हो जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, ये आवाज किसी और की नहीं, हुओ युहाओ की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वही आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजी, सूजी। इस बार उसके चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि अचानक उसके सामने हवा में हल्की सी वेव बनी, और उस वेव के बीच से हुओ युहाओ बिना किसी वार्निंग के डायरेक्टली उसके सामने अपीयर हो गया। सूजी की आंखें शॉक से पूरी खुल गईं। वो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान की लाइफ को लेकर वो इतनी देर से परेशान थी, वो अचानक उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द निकल पाता उससे पहले ही हुओ युहाओ ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और एक ही झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। जूजी के दिमाग में उस पल हजारों ख्याल एक साथ दौड़ने लगे। उसका हाथ धीरे से आगे बढ़ा, जैसे वो हुओ युहाओ को रोकना चाहती हो, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को रोक लिया। सबसे अजीब बात ये थी कि हुओ युहाओ ने उसके साथ कोई फोर्स यूज ही नहीं किया, ना उसने धमकी दी और ना ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी वजह से जूजी के दिल में एक और भी गहरा डाउट पैदा हो गया। उसे लगा शायद हुओ युहाओ अब अपनी असली चाल चलने वाला है। इतनी देर तक जिस इंसान पर उसने ट्रस्ट और डाउट दोनों किया था, आज वही उसके सामने बिल्कुल शांत खड़ा था।
जूजी के टेंट के अंदर हर जगह हिडन ट्रैप्स और पावरफुल इंस्टॉलेशंस लगे हुए थे। अगर वो चाहती तो सिर्फ 1 सेकंड के लिए हुओ युहाओ को रोककर बाहर के गार्ड्स को सिग्नल दे सकती थी। उसे पूरा यकीन था कि तुरंत रीइंफोर्समेंट आ जाती। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्यों उसके दिल ने रेजिस्टेंस करने से मना कर दिया। शायद उसके अंदर इतनी थकान और दर्द भर चुका था कि अगर उसकी मौत भी हुओ युहाओ के हाथों होती तो शायद वही उसके लिए सबसे बड़ी रिलीफ होती। तभी हुओ युहाओ ने बिना कुछ कहे उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल उनके पीछे एक पिच ब्लैक पोर्टल खुल गया। पोर्टल के अंदर से अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। एक ब्राइट फ्लैश हुआ और दोनों उस अंधेरे गेट के अंदर गायब हो गए। जैसे ही जूजी उस पोर्टल के अंदर घुसी, उसे लगा उसकी सोल बॉडी से अलग हो गई है। चारों तरफ स्पेस टूट रहा था, सब कुछ डिस्टॉर्ट हो रहा था, लेकिन एक इनविजिबल पावर उसकी प्रोटेक्शन कर रही थी। स्पेस की टेरिफाइंग फोर्स उसके बॉडी को टच तक नहीं कर पा रही थी। कुछ ही पल बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में खड़ी थी। उसके सामने एक छोटा सा माउंटेन था और थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस नजर आ रहा था। वहाँ काउंटलेस सोल इंजीनियर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। पूरी जगह की लाइटिंग भी नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा शाम या रात का वक्त हो। ये सब देखकर जूजी की आंखें शौक से फैल गईं। उसने तुरंत पूछा, हम आखिर हैं कहाँ? हुओ युहाओ हल्की सी स्माइल के साथ बोला, ये मेरी जगह है। ये जवाब सुनकर जूजी और भी कंफ्यूज हो गई। तुम्हारी जगह? उसके चेहरे पर क्लियरली क्यूरियोसिटी दिख रही थी। अब उसे हुओ युहाओ से डर नहीं लग रहा था। उसके अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग थी, सच जानने की। हुओ युहाओ मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से इस जगह का सीक्रेट बता दूंगा? जूजी ने सिर्फ कंधे उछा दिए। जो भी हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हुओ युहाओ हंसी रोक नहीं पाया। कोई स्पेशल रीजन नहीं, हम दोस्त हैं। मैं सिर्फ तुम्हें गेस्ट बनाकर यहाँ लाया हूँ। चलो पहले एक कप टी पीते हैं। ये कहकर वो सीधा बेस की तरफ चल दिया। जूजी के पास उसका फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। पता नहीं क्यों उसके इंस्टिंक्ट्स बार बार कह रहे थे कि अगर उसने हुओ युहाओ का साथ छोड़ दिया तो शायद वो किसी और भी बड़े डेंजर में फंस जाएगी। इस वक्त जूजी ने सिर्फ एक सिंपल रेड ड्रेस पहनी हुई थी। हैवी आर्मर के बिना भी उसकी रॉयल ऑरा बिल्कुल कम नहीं हुई थी। वो किसी ऑर्डिनरी वुमन की तरह नहीं बल्कि एक एलिगेंट एम्प्रेस की तरह नजर आ रही थी। जैसे ही हुओ युहाओ बेस के अंदर पहुंचा, हर तरफ से सोल्जर्स और सोल इंजीनियर्स उसके पास आ गए। मार्शल, सब एक साथ रिस्पेक्ट के साथ उसका वेलकम करने लगे। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। इतने दिनों से हुओ युहाओ और टैंग सेक्ट के मेंबर्स बाहर मिशन पर गए हुए थे। बेस में खाना और रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन अपने लीडर के बिना सब लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सन मून एम्पायर के अगेंस्ट काफी सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए थे। एनिमी से रिसोर्सेज लूटना और उनके प्लान्स को डिस्ट्रॉय करना उनके कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ा चुका था। लेकिन आज सबकी नजर एक और इंसान पर टिक गई। ये पहली बार था जब उन्होंने जूजी को देखा था। वो टैंगबू टॉक जितनी ब्रज टेकिंग ब्यूटी नहीं थी, लेकिन उसके बॉडी से निकलने वाली ग्रेसफुल ऑरा किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। उसकी फेयर स्किन और एलिगेंट पर्सनैलिटी देखकर कई सोल इंजीनियर्स अनजाने में उसकी तरफ बार बार देखने लगे। हुओ युहाओ ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा जूजी को अपने रेजिडेंस में ले गया। पूरे रास्ते जूजी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही थी। वो बेस के हर कॉर्नर को ऑब्जर्व कर रही थी। हर बिल्डिंग, हर फॉर्मेशन और हर सिक्योरिटी अरेंजमेंट को वो साइलेंटली याद कर रही थी। सर्वाइवल उसकी आदत बन चुकी थी। हुओ युहाओ ने उसे ऑब्जर्व करते हुए भी कुछ नहीं कहा। रूम के अंदर पहुंचते ही सर्वेंट्स गर्म टी और कुछ स्नैक्स लेकर आ गए। बेस को इतनी अच्छी तरह रेनोवेट किया गया था कि ये डूलो कॉन्टिनेंट के किसी बड़े सिटी से कम नहीं लग रहा था। हुओ युहाओ ने अपना टी कप उठाया और एक सिप लेते हुए बोला, प्लीज टी एंजॉय करो। लेकिन जूजी ने कप को हाथ तक नहीं लगाया। वो सिर्फ हुओ युहाओ की आंखों में देख रही थी। हुओ युहाओ हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मुझे इतनी देर से क्यों देख रही हो? जूजी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे सच बताओ, ये जगह क्या है? मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम्हारे पास इतना बड़ा सीक्रेट होगा। हुओ युहाओ बिना एक्सप्रेशन बदले बोला, मैंने पहले ही कहा था, ये मेरी जगह है। बस इतना सुनते ही जूजी की आंखों में अचानक रियलाइजेशन चमक उठी। उसने सीधा पूछा, क्या तुम स्पेस पावर को कंट्रोल कर सकते हो? ये सवाल सुनकर हुओ युहाओ भी एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गया। तुम इतना सब कैसे समझ गई? जूजी ने गहरी सांस ली और बोली, हो सकता है मेरी स्ट्रेंथ सबसे पावरफुल ना हो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस हूँ। मैं एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट सोल इंजीनियर्स और हाईएस्ट ऑफिशियल्स के साथ सालों से काम करती आई हूँ, इसीलिए मुझे ऑर्डिनरी लोगों से कहीं ज्यादा नॉलेज है। उसकी नजर सीधी हुओ युहाओ पर टिक गई। ये सिर्फ नॉर्मल स्पेस टेक्निक नहीं है। इतना बड़ा इंडिपेंडेंट प्लेन क्रिएट करना किसी ऑर्डिनरी एक्सपर्ट के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि बीस्ट गॉड डीटीएन भी अपना कंप्लीट प्लेन क्रिएट नहीं कर सका था। अब उसके दिमाग की सारी पजल पीसेस एक साथ जुड़ चुकी थी। अब मुझे सब समझ आ गया। सन मून एम्पायर पर जो मिस्टीरियस सरप्राइज अटैक्स होते रहे, उनके पीछे तुम ही थे। इस सीक्रेट प्लेन और तुम्हारी अनबिलीवेबल फ्लाइंग स्पीड की वजह से तुम एम्पायर के किसी भी कॉर्नर में बिना किसी को पता चले पहुंच सकते थे। इसीलिए तुम्हें पकड़ना इम्पॉसिबल था और इसी वजह से तुमने एम्परर को भी सीरियसली इंजर कर दिया था। हुओ युहाओ की आंखों में ठंडी सी किलिंग इंटेंट चमक उठी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो इसका मतलब शूती अनरान वाकई इंजर्ड हो गया था। काश उस दिन हम उसे खत्म कर देते। अगर वो मर जाता तो सन मून एम्पायर की पूरी आर्मी बिना लीडर के बिखर जाती। लेकिन जूजी के चेहरे पर न डर था और न ही घबराहट, बल्कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोली, मैं भी यही सोचती हूँ।
काश तुम उसे मार देते, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, अगर एम्परर मर भी जाए तब भी सन मून एम्पायर कभी कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मैं जिंदा हूँ। ये लफ्ज सुनते ही हुओ युहाओ की नज़र और भी ठंडी हो गई। उसने सीधा जूजी की आंखों में देखते हुए पूछा, और अगर तुम भी मर जाओ तो? अगर कोई और होता तो शायद इस सवाल से कांप उठता, लेकिन जूजी बिल्कुल नहीं हिली। उल्टा उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो आराम से हुओ युहाओ के करीब आई और कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मुझे डराने की कोशिश मत करो, ये ट्रिक मुझ पर कभी काम नहीं करेगी। मैं तुम्हारी असली नेचर पहले ही समझ चुकी हूँ। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते तो हम पहले टेंट में ही सब खत्म हो चुका होता, मुझे यहाँ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये कहकर जूजी टेबल का सहारा छोड़कर बिल्कुल हुओ युहाओ के सामने आ खड़ी हुई। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही थीं। जूजी ने धीरे से कहा, सच बताओ, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, है ना? उसकी बात सुनकर हुओ युहाओ को एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसने महसूस किया कि जूजी सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर नहीं, बल्कि एक डेंजरस स्ट्रैटेजिस्ट भी है। वो उसके हर प्लान को बिना किसी एफर्ट के समझ चुकी थी। आखिर हुओ युहाओ ने भी सच मान लिया। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम मेरे सबसे बड़े सीक्रेट तक पहुंच चुकी हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से वापस जाने दूंगा? जूजी हल्की सी हंसी और बिना किसी टेंशन के जवाब दिया, मैं वापस जाऊं या ना जाऊं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कुछ और है। अगर मैं अचानक गायब हो गई तो तुम्हें पता है सन मून एम्पायर की आर्मी क्या करेगी? हुओ युहाओ एक पल के लिए चुप हो गया। असल में उसका प्लान भी यही था। वो जूजी को हॉस्टेज बनाकर सन मून एम्पायर को प्रेशर मिलाना चाहता था। उसका मानना था कि अपनी सबसे पावरफुल कमांडर के बिना एनिमी आर्मी कमज़ोर पड़ जाएगी और श्रेक सिटी को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जूजी ने उसके पूरे प्लान को एक ही पल में तोड़ दिया। वो कॉन्फिडेंस के साथ बोली, तुम एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। अगर मैं गायब हो गई तो मेरी आर्मी कभी कंफ्यूज नहीं होगी, बल्कि सबसे पहला शक श्रेक सिटी पर ही जाएगा। उसने आगे कहा, मेरे सारे सबॉर्डिनेट्स बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा श्रेक सिटी पर अटैक लॉन्च कर देंगे। उनके लिए ये रिवेंज की बैटल बन जाएगी। जूजी की आवाज़ धीरे धीरे और सीरियस होती गई। तुमने आज खुद देखा था कि डी तियान जैसे टेरिफाइंग बीस्ट गॉड से लड़ते वक्त हमारी आर्मी कितनी पावरफुल थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि श्रेक सिटी इतनी मैसिव फोर्स को रोक पाएगी? ये सवाल हुओ युहाओ के दिल पर सीधा वार कर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें श्रेक सिटी ले जाऊंगा, सबके सामने सिटी वॉल पर खड़ा कर दूंगा। जब तुम्हारी आर्मी देखेगी कि तुम हमारे पास हो तो वो अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगी। जूजी ने सिर्फ ठंडी सी हंसी हंसी। तुम बहुत ज़्यादा सिंपल सोच रहे हो। उसकी आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस चमक रहा था। सन मून एम्पायर को कमांड करने वाले सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, सबसे पहले मेरे हस्बैंड हैं जो करंट एम्परर शू तियानरान है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कैप्चर हो चुकी हूँ तो वो बिना किसी हेजिटेशन के पूरी एम्पायर को मोबिलाइज कर देंगे। जूजी की आवाज़ और भी ठंडी हो गई। वो अपने खुद के बेटे की जान की भी परवाह नहीं करते, तो फिर मेरी लाइफ उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती होगी? ये सुनकर हुओ युहाओ बिल्कुल चुप रह गया, लेकिन जूजी अभी रुकी नहीं थी। उसने अगला सबसे डेंजरस नाम लिया, और अगर मैं मर भी गई तब भी मेरी जगह लेने के लिए एक और इंसान तैयार बैठा है, होली गोस्ट चर्च का लीडर जोंगलीवू। ये नाम सुनते ही एटमॉस्फेयर और भी हैवी हो गया। जूजी बोली, तुम होली गोस्ट चर्च की क्रूएल्टी और एम्बिशन को अच्छी तरह जानते हो। जब तक मैं आर्मी में हूँ तब तक मैं उन्हें कंट्रोल में रखती हूँ, लेकिन अगर मैं गायब हो गई तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। उसने सीधा हुओ युहाओ की आंखों में देखते हुए कहा, होली गोस्ट चर्च और श्रेक सिटी के बीच की हेट्रेड कितनी गहरी है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। जोंगलीवू तो कब से श्रेक को डिस्ट्रॉय करने का मौका ढूंढ रहा है। जैसे ही मैं हटा दी जाऊंगी वो मेरी पूरी आर्मी को अपने कंट्रोल में लेकर श्रेक सिटी पर फुल स्केल वॉर लॉन्च कर देगा। जूजी ने एक और हैरान कर देने वाली बात कही, वो मुझे भी मारना चाहता है, क्योंकि मैं ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हूँ। अगर मैं मर गई तो उसका एक एनिमी कम हो जाएगा और श्रेक सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक ही मूव में उसके 2 बड़े टारगेट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद होली गोस्ट चर्च पूरी सन मून एम्पायर आर्मी पर अपना कंट्रोल जमा लेगा और फिर दुनिया के खिलाफ एक एंडलेस वॉर शुरू हो जाएगी। रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हुओ युहाओ ने जूजी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में झूठ का एक भी निशान नहीं था। हर बात बिल्कुल लॉजिकल थी, और इसी वजह से हुओ युहाओ पहली बार अपने ही डिसीजन पर शक करने लगा। जूजी को हॉस्टेज बनाना उसके हिसाब से श्रेक सिटी को बचाने का सबसे परफेक्ट प्लान था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि शायद इसी एक फैसले की वजह से पूरी कॉन्टिनेंट और भी बड़े डिजास्टर में ढकेल दी जा सकती थी। जूजी आराम से गर्म चाय की चुस्की ले रही हैं, जैसे ये उसका ही घर हो। जूजी बिल्कुल शांत अंदाज में हुओ युहाओ से कहती है कि तुम अब जा सकते हो, मुझे यहाँ बंद करके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, बस रोज़ 3 टाइम खाना भेज देना, बाकी मैं आराम से रह लूँगी। और अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो श्रेक एकेडमी के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि उनके पास तुम जैसा मास्टर नहीं होगा। जूजी की इतनी शांति देखकर हुओ युहाओ के दिल में अजीब सी फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है।
फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है कि जूजी, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि इसी वक्त तुम्हें मार दूं। लेकिन इस धमकी को सुनकर भी जूजी के चेहरे पर कोई डर नहीं आता। सिर्फ उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप हल्का सा कांप जाता है। वो कप को टेबल पर रखकर सीधा हुओ युहाओ की आंखों में देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मारना ही है तो मार दो, बस मेरी बॉडी को खराब मत करना और मुझे ढंग से दफनाना। लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे दिल में जिंदा रहना ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम पूरी जिंदगी चैन से नहीं जी पाओगे। हर पल तुम्हें मेरी याद सताएगी और मेरे लिए वही सबसे बड़ी जीत होगी। इतना कहकर जूजी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका चेहरा इतना शांत होता है कि जैसे उसे अपनी मौत का भी कोई डर ना हो। हुओ युहाओ उसकी तरफ देखता रह जाता है। उसके दिल में गुस्सा, गिल्ट और कन्फ्यूजन सब एक साथ उमड़ने लगते हैं। वो समझ जाता है कि अगर उसे सच में जूजी को ख़त्म करना होता तो कब का कर चुका होता। आखिरकार वो एक गहरी सांस लेता है और बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल जाता है। रूम से बाहर आकर हुओ युहाओ ठंडी हवा में सांस लेता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि इस बार वो हार गया है। जूजी उसकी प्रिजनर ज़रूर है, लेकिन इमोशनल बैटल में जीत जूजी की हो चुकी है। दूसरी तरफ जूजी कुछ देर तक आंखें बंद करके बिल्कुल चुप बैठी रहती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि हुओ युहाओ सच में चला गया है, तब वो धीरे से आंखें खोलती है। रूम खाली देखकर उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ जाता है। वो धीरे से बोलती है कि ये आदमी भी ना, इसके पास बिल्कुल कॉन्शियंस नहीं है। मैंने बीस्ट गॉड जैसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस का सामना सिर्फ इसे बचाने के लिए किया था और ये मुझे ही इग्नोर कर रहा है। सच में लड़के कितने बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन ये बात बोलते ही उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। शायद वो खुद भी समझ रही थी कि उसने भी हुओ युहाओ के साथ बहुत कुछ किया है। उसके बाद वो दोबारा चाय का कप उठाती है और आराम से चाय पीने लगती है। जब अपना कप खत्म हो जाता है तो बिना किसी झिझक के हुओ युहाओ का वही कप उठाकर उसमें बची हुई चाय भी पीने लगती है। उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ये कप पहले हुओ युहाओ यूज़ कर चुका था। कुछ देर बाद हुओ युहाओ वापस रूम में आता है। जैसे ही उसकी नज़र सूजी के हाथ में अपने चाय के कप पर पड़ती है, वो एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाता है। लेकिन इस बार वो किसी और बात के लिए आया था। वो सीधा सूजी से पूछता है कि क्या तुम सच में शू तियानरान को पूरे कॉन्टिनेंट पर रूल करने में हेल्प करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस वॉर में कितने इनोसेंट लोग मरेंगे? तुम्हारा अपना फैमिली भी वॉर की वजह से खत्म हुआ था, फिर भी तुम इस वॉर को सपोर्ट क्यों कर रही हो? ये सवाल सुनते ही सूजी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो ठंडी आवाज़ में जवाब देती है कि तुम गलत सोच रहे हो। अगर मैं इस वॉर में ना भी होती तब भी ये वॉर रुकने वाला नहीं था। क्या तुम्हें लगता है मेरे बिना सन मून एम्पायर अपना ड्रीम छोड़ देता? बिल्कुल नहीं। वो आगे कहती है कि मेरे बिना भी सन मून एम्पायर की सोल टूल टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि तुम लोग उसका सामना मुश्किल से ही कर पाते। और एक बात याद रखना, इस वॉर में जितने कम लोग मरे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं खुद हूँ। मैंने हर स्ट्रैटेजी और हर बैटल को इस तरह ऑर्गेनाइज किया है कि अननेसेसरी ब्लडशेड कम से कम हो। इसके बाद सूजी अपनी असली आइडियोलॉजी सामने रखती है। वो कहती है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है और डाउलो कॉन्टिनेंट को एक यूनाइटेड एम्पायर की ज़रूरत है। 3 अलग एम्पायर्स कभी भी उतनी फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर सकते जितनी एक पावरफुल एम्पायर कर सकता है। उसके हिसाब से सन मून एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी, फार्मिंग बेटर होगी, सिटीज़ और भी मॉडर्न बनेंगी और फ्यूचर जनरेशन एक नए एरा में जिएगी। वो हुओ युहाओ को याद दिलाती है कि जब हेवनली सोल एम्पायर पर सन मून एम्पायर का कंट्रोल हुआ था तब शुरू में सब लोग उनके खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स देखे तब उनका नज़रिया बदलने लगा। इसीलिए सूजी मानता है कि एक यूनाइटेड एम्पायर ही फ्यूचर का सही रास्ता है। हाँ, उस एम्पायर का रूलर कौन होगा ये अलग बात है। हुओ युहाओ पूरी बात बिना बीच में टोके सुनता रहता है। फिर वो धीरे से सिर हिलाकर कहता है कि हमारी सोच कभी एक नहीं हो सकती। मैं अपने एम्पायर को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए शुरू में मैं इस वॉर से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद कर दूं। वो आगे कहता है कि सन मून एम्पायर ज़रूर बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए पूरे कॉन्टिनेंट पर रूल करेगा। ओरिजिनल डाउलो कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स की फाउंडेशन इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, और अगर ये वॉर और ज़्यादा बढ़ गया तो सबसे बड़ा नुकसान किंग्स या एम्परर्स का नहीं बल्कि उन इनोसेंट सिविलियंस का होगा जो इस कॉन्फ्लिक्ट में बिना किसी गलती के अपनी जान गंवा देंगे। जोजी ने बिना किसी झिझक के युहाओ की तरफ देखा और शांत आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। पावर, अथॉरिटी या ट्रोन में मेरी कभी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने शो तियानरान का साथ सिर्फ अपना रिवेंज पूरा करने के लिए दिया था, लेकिन वक्त के साथ रिवेंज की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरा बेटा। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में एक माँ की चिंता साफ दिख रही थी। फिर उसने युहाओ को याद दिलाया कि पिछली बार उसका बेटा युनहान किस तरह मौत के मुंह तक पहुंच गया था। अगर युहाओ उसे वापस ना लाता तो शायद आज वो जिंदा भी ना होता। इसी वजह से जूजी ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बेटे को इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाकर रहेगी। उसने साफ कह दिया कि अब वो शो तियानरान के लिए नहीं लड़ रही, वो सिर्फ अपने बेटे के फ्यूचर के लिए फाइट कर रही है। उसका सपना था कि एक दिन उसका बेटा पूरे वर्ल्ड का असली रूलर बने और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे हटा देगी।
लेकिन इसके बाद जूजी ने ऐसी बात कह दी जिसने हुओ यूहाओ को भी शॉक कर दिया। वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मेरे पास एक सीक्रेट है, लेकिन ये सीक्रेट तुम तभी जान पाओगे जब तुम मुझे मारने का सच में डिसीजन लोगे। जिस पल तुम मेरे हार्ट में अपनी ब्लेड घुसाओगे उसी पल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। यूहाओ कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। ये एक ऐसा सीक्रेट था जो अपनी जान के बदले बताया जा सकता था। अगले ही पल यूहाओ जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हो। तुम जानती हो कि मैं तुम पर कभी अटैक नहीं करूंगा, इसी वजह से तुम इतनी काम हो। साथ ही उसने वार्निंग भी दी, अगर वो चाहे तो अकेला ही सन मून एम्पायर के अंदर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ अब किसी से छुपी हुई नहीं थी। लेकिन जूजी बिल्कुल भी नहीं डरी। वो सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो फिर ट्राई करके देख लो। देखते हैं पहले तुम सन मून एम्पायर को डिस्ट्रॉय करते हो या मैं पूरे कॉन्टिनेंट को यूनाइट करती हूँ। यूहाओ ने भौएं सिकोड़ ली। उसने उसे याद दिलाया कि एक बार वो शू तियनरान को बुरी तरह इंजोर भी कर चुका है। तभी जूजी ने एक ऐसा प्रपोजल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अगर तुम मेरी एक हेल्प कर दो तो मैं डोलुओ कॉन्टिनेंट पर होने वाले अटैक को पोस्टपोन कर सकती हूँ। यूहाओ तुरंत इंटरेस्टेड हो गया। उसने पूछा, कैसी हेल्प? और अगले ही सेकंड जूजी के मुंह से निकले शब्दों ने हवा ही बदल दी, शू तियनरान को मारने में मेरी मदद करो। ये सुनते ही यूहाओ की आंखें फट गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जूजी अपने ही हस्बैंड की डेथ की बात कर रही है। उसने हैरानी से कहा, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम खुद उसे मरवाना चाहती हो? जूजी ठंडी हंसी हंसी। उस हंसी में प्यार नहीं था, सिर्फ दर्द और नफरत थी। वो बोली, हस्बैंड? वो कभी मेरा हस्बैंड था ही नहीं, और ना ही मैं कभी उसकी वाइफ बनी। मैं उसके लिए सिर्फ एक टूल थी। सिर्फ मैं ही नहीं, उसके आसपास हर इंसान उसके लिए एक टूल है, मेरा बेटा भी। उसने बताया कि शुरू में उसके दिल में शू तियनरान के लिए कुछ फीलिंग ज़रूर थी। आखिर उसी की वजह से वो इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंची थी। लेकिन जिस दिन शू तियनरान ने अपने ही बेटे की जान को इग्नोर कर दिया, उस दिन जूजी के दिल में बची हुई हर फीलिंग मर गई। अब उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, शू तियनरान की डेथ। उसने यूहाओ को समझाया कि अगर शू तियनरान मर गया तो उसका बेटा क्राउन प्रिंस बन जाएगा और वो अपनी आर्मी को वापस बुला लेगी। इसके बाद उसे होली खोस चर्च से डील करना पड़ेगा। इसी वजह से अगले 10 साल तक डोलुओ कॉन्टिनेंट पर कोई वॉर नहीं होगी। ये 10 साल स्टार लो एम्पायर और डोलिंग एम्पायर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकते थे। वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते थे और शायद फ्यूचर में सन मून एम्पायर का सामना भी कर सकें। यूहाओ चुप हो गया। उसे लग रहा था जैसे वो पहली बार असली जूजी को देख रहा हो। इतने सालों में उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन जूजी खुद उससे शू तियनरान की असैसिनेशन की रिक्वेस्ट करेगी। लंबी खामोशी के बाद यूहाओ धीरे से बोला, जूजी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी बदल जाओगी। चाहे शू तियनरान कितना भी ईवल क्यों ना हो, वो तुम्हारे बेटे का फादर है। मैं भी चाहता हूँ कि उससे उसके क्राइम्स की पनिशमेंट मिले, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ही हाथों से इतनी कोल्ड ब्लडेड बन जाओ। ये सुनकर जूजी की आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से और दर्द से कांपते हुए बोली, फादर, अगर वो सच में मेरे बेटे का फादर होता तो क्या कभी उसकी जान को इतनी आसानी से सैक्रिफाइस कर देता? फिर उसने वो सीक्रेट रिवील किया जिसे सुनकर यूहाओ भी सन रह गया। उसने बताया कि शू तियनरान सिर्फ अपने पैर ही नहीं खोया था, अपने बायोलॉजिकल यंगर ब्रदर के अटैक के बाद उसने अपनी मर्दानगी भी खो दी थी, और इसी वजह से यूनहान उसका बायोलॉजिकल बेटा था ही नहीं। थ्रोन को स्टेबल रखने और क्राउन प्रिंस पाने के लिए शू तियनरान ने जूजी को फोर्स किया था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू एक चाइल्ड को जन्म दे। ये सच इतना शॉकिंग था कि यूहाओ कुछ बोल ही नहीं पाया। जूजी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोते हुए बोली, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है, उसका शू तियनरान से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। क्या तुम जानते हो इन सालों में मैंने कितना पेन सहा है? मैं कोई आर्टलेस मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल वुमन हूँ। लेकिन शू तियनरान, वो कभी भी एक रियल मैन नहीं था। और असल में शू तियनरान और शूजी कभी भी सच्चे हस्बैंड वाइफ नहीं थे। दोनों सिर्फ नाम के मैरिड थे। इतना ही नहीं, शू तियनरान ने अपनी ही वाइफ को फोर्स किया था कि वो किसी दूसरे आदमी के सीमेन से आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाए ताकि एम्पायर का वारिस पैदा हो सके। सोचो, एक एम्परर अपनी ही वाइफ के साथ इतना क्रूअल बिहेवियर करे, इससे ज्यादा बेरहमी और क्या हो सकती है? ये बात सुनते ही हुओ यूहाओ का दिल अंदर से हिल गया। अब उसे समझ आ गया था कि शूजी अपने हस्बैंड से इतनी नफरत क्यों करती है। किसी भी वुमन के लिए ये सिर्फ इंसल्ट नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को तोड़ देने वाली बात थी। हुओ यूहाओ धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो शूजी, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ था। लेकिन शूजी के चेहरे पर दर्द के साथ एक अजीब सी शांति थी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स की डिस्टेंस पर रुक गई। उसने सीधे हुओ यूहाओ की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं शू तियनरान से नफरत करती हूँ, लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए अगर कभी मौका मिले तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, शू तियनरान को खत्म कर देना, लेकिन मेरे बेटे यूनहान को कभी भी हर्ट मत करना। उसकी आवाज में ना कोई गुस्सा था और ना ही कोई ड्रामा, सिर्फ एक माँ की सच्ची फीलिंग थी। फिर उसने एक और शॉकिंग प्रॉमिस दिया, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं अगले 10 साल तक सन मून एम्पायर को किसी भी बड़े वॉर में नहीं जाने दूंगी। ये सुनते ही हुओ यूहाओ का दिमाग तेज स्पीड से काम करने लगा।
10 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। 10 साल में स्टारलो एम्पायर और डोलिंग एम्पायर अपनी मिलिट्री, सोल टूल टेक्नोलॉजी और कल्टीवेशन पावर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते थे। शायद तब तक दोनों एम्पायर्स सनमून एम्पायर के लेवल तक पहुंच जाते और तब तक हुओ यूहाओ खुद भी अनइमेजिनेबल लेवल का पावर हाउस बन चुका होगा। लेकिन ये डिसीजन लेना इतना ईजी नहीं था। बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, फ्यूचर रिस्क्स और काउंटलेस लोगों की जिंदगी इस एक डिसीजन पर डिपेंड करती थी। इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। शूजी ने बिना फोर्स किए सिर हिला दिया। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं कभी भी श्रेक सिटी पर अटैक नहीं करूंगी। तुमने कहा था ना कि वही तुम्हारा घर है, तो मैं तुम्हारा घर कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? ये बात सुनकर हुओ यूहाओ भी कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन चल रहा था। अगर तुम श्रेक एकेडमी पर अटैक नहीं करोगी तो फिर तुम्हारा असली टारगेट क्या है? डोलिंग एम्पायर या स्टारलो एम्पायर? शूजी बस हल्की सी मुस्कुरा दी। उसने कोई आंसर नहीं दिया। हुओ यूहाओ समझ गया कि ये साइलेंस ही सबसे डेंजरस आंसर था। उसने दोबारा कहा, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तभी मैं तुम्हें वापस भेजूंगा। शूजी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आंसर दे भी दूं तो क्या होगा? क्या श्रेक एकेडमी तुम्हारी बात मान लेगी? और अगर मान भी ले तो क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लोगे? ये सुनकर हुओ यूहाओ सिर्फ उसकी तरफ देखते रह गया। तो तुम्हें पहले से ही सब कैलकुलेट कर रखा था? शूजी हंस पड़ी। हाँ, लेकिन अगर मैं इतनी स्मार्ट होती तो तुम्हें कभी भागने ही नहीं देती और फिर वांग डोंगर तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आती। जैसे ही वांग डोंगर का नाम आया, हुओ यूहाओ ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसने सिर्फ इतना कहा, चलो मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। लेकिन शूजी वहीं नहीं रुकी। वो एक और कदम उसके और पास आ गई। हुओ यूहाओ नेचुरली आधा स्टेप पीछे हट गया और उसने अपना हाथ उसके शोल्डर पर रख दिया ताकि डिस्टेंस बना रहे। शूजी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से पूछा, क्या वांग डोंगर सच में इतनी परफेक्ट है? इस बार हुओ यूहाओ बिल्कुल चुप हो गया। उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज चलने लगी। शूजी पहली लड़की थी जिसने उसके दिल में एक स्पेशल जगह बनाई थी, लेकिन उस वक्त उसे खुद नहीं समझ आया था कि वो फीलिंग क्या थी। बाद में जब उसे पता चला कि वांग डोंगर असल में एक गर्ल है, तब उसका दिल कंप्लीटली उसकी तरफ चला गया। इसी वजह से आज वो शूजी को झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता था और उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता था। दोनों के बीच कुछ देर तक सिर्फ खामोशी छाई रही। फिर शूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, यूहाओ, बस इतना याद रखना, इस दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी भी हर्ट नहीं करूंगी। एक मेरा बेटा और दूसरे तुम। ये वर्ड सुनते ही हुओ यूहाओ का दिल जोर से कांप उठा। अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल सेंस की वजह से वो क्लियरली फील कर सकता था कि शूजी की हर बात बिल्कुल सच थी। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, मैं भी कभी बैटलफील्ड में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होना चाहता। कम से कम हम अभी भी फ्रेंड्स तो हैं। ये सुनते ही शूजी ने एक और रिक्वेस्ट कर दी, क्या तुम मुझे एक बार हक कर सकते हो? हुओ यूहाओ कुछ पल के लिए हेजिटेट हुआ, लेकिन आखिर उसने अपनी बाहें खोल दी और बहुत ही हल्का सा हक दिया। उसने उसे अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश नहीं की। शूजी हल्का सा मुस्कुरा दी और उससे दूर होते हुए बोली, तुम सच में बहुत ज्यादा जेंटलमैन हो। इतना कहकर वो अचानक मुड़ गई और बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। हुओ यूहाओ भी तुरंत उसके पीछे चला गया। बाहर पहुंचते ही शूजी ने उस सुनसान और बंजर जमीन को देखा। हर तरफ सिर्फ पहाड़ियां थीं, ना कोई ग्रीनरी, ना लाइफ का कोई साइन। उसने धीरे से कहा, यह जगह सच में बहुत मिस्टीरियस है। मुझे पता है तुम मुझे इसका सीक्रेट कभी नहीं बताओगे और मैं भी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगी। अब मुझे वापस भेज दो। फिर उसने एक बार फिर हुओ यूहाओ की तरफ देखा। जब मैं लौटूंगी तब भी मैं वॉर गॉड एम्प्रेस ही रहूंगी और जो प्रॉमिसेस मैंने तुमसे किए हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। हुओ यूहाओ ने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले ही पल उसके पीछे एक पिच ब्लैक पोर्टल खुल गया। उसने शूजी के शोल्डर को पकड़ा और दोनों उस डार्क पोर्टल के अंदर चले गए। एक फ्लैश के साथ दोनों गायब हो गए। लेकिन उन दोनों के बीच हुआ ये इमोशनल फेयरवेल फ्यूचर की सबसे बड़ी वॉर का फाउंडेशन बन चुका था। अब देखना ये था कि जब बैटलफील्ड में दोस्ती और ड्यूटी एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी तब जीत किसकी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो सके। और साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग से नोवेल एक्सप्लेन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।